गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही पॉजिटिव, बहुत एनकरेजिंग और उत्साहवर्धक चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालांकि अगर हम पूरी दुनिया का माहौल देखें तो काफ़ी निगेटिविटी है कोरोना की वजह से, लेकिन जहां तक इंडियन एग्रीकल्चर का सवाल है, भारतीय कृषि का सवाल है, तो इसके बारे में जो एस्टिमेट्स अभी जारी किए गए हैं 2 दिन पहले, वो बहुत ही इनकरेजिंग है, हमारे उत्साह को बढ़ाने वाले हैं और इस विश्वास को जगाने वाले हैं कि आने वाला साल क्रॉप्स के मामले में भारत के लिए बेहतरीन होगा और एक तरह से रिकॉर्ड उत्पादन की भी आशा जताई जा रही है कि इस बार भारत क्रॉप्स के मामले में रिकॉर्ड प्रोडक्शन करेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएं और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इतनी अच्छी फसल होने की उम्मीद है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये संभव हो पाएगा। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अगर वो क्लियर रहेगा तो इस सेशन को समझने में आसानी होगी। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए क्रॉप ईयर क्या माना जाता है, जैसे कि फिनांशियल ईयर इंडिया में अप्रैल टू मार्च होता है, उसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए जो क्रॉप ईयर इंडिया में है वो जुलाई से जून है। एक तो कॉन्सेप्ट हुआ एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर का। उसके बाद फिर हमें ये समझना चाहिए, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि मुख्यतः रबी और ख़रीफ फसलें भारत में होती हैं, लेकिन एक और टाइप है ज़ैद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक फ़सल है। उसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि ख़रीफ फसल साल के किन महीनों में बोई जाती है या काटी जाती है। तो वो पीरियड है जुलाई से लेके अक्टूबर तक का। मॉनसून सीज़न होता है, जबकि साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, उसमें ये काम होता है। ये फसल उसी समय उपजाई जाती है और खरीफ फसल में आता है बाजरा, ज्वार, मकई, मिलेट, चावल और सोयाबीन। ये मुख्य खरीफ फसलें हैं। रबी फसल मिड नवंबर से लेके अप्रैल तक इसका सीज़न होता है। अप्रैल नवंबर के मध्य से लेके अप्रैल मई तक इसका सीज़न है और इसमें मुख्य फसलें जो हैं रबी की, उसमें है बार्ली, चना, रेपसीड, सरसों, ओट और गेहूँ। ये रबी की मुख्य फसलें हैं। तो दो मुख्य फसलों के बारे में हम लोग जान गए, जिसे खरीफ और रबी के नाम से जाना जाता है। एक और तीसरा क्रॉप टाइप है, दैट इज़ ज़ैद। ज़ैद कब होता है? ये मार्च से लेके जून तक, और इसमें पम्पकिन, कुकम्बर, बीटर गॉर्ड। पम्पकिन का मतलब कद्दू, कुकम्बर खीरा और बीटर गॉर्ड करेला को कहते हैं। इसको हम लोग इन तीनों को हम लोग समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो एस्टीमेट रिलीज़ किया गया है, उसके हिसाब से इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। कैसे, ये देखते हैं। ये डेटा यहाँ पे नीचे है इस कॉलम में। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड इन द ईयर 2021। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी एनकरेजिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि 2020-21 का जो क्रॉप ईयर है, इसमें रिकॉर्ड क्रॉप प्रोडक्शन की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि पिछले बार भी बहुत अच्छा क्रॉप हुआ था। उस समय 297 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था पूरे इंडिया में, और उसके अगेंस्ट में इस साल 305 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है। अगर हम परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार 2.7% का इंक्रीज़ हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। ऑल मेजर क्रॉप्स आइटम व्हीट, मेज, पैडी, ग्राम रजिस्टर्ड रिकॉर्ड प्रोडक्शन। जो मुख्य जो बड़ी फसलें हैं भारत की, व्हीट, मेज और पैडी, ग्राम, इन चारों ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन दर्ज किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसी की वजह से हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि इस क्रॉप ईयर में भारत की फसल बहुत अच्छी होगी। अगर दो मुख्य फसलों की बात की जाए
चावल और गेहूं हमारे यहाँ का मुख्य अनाज है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो चावल का प्रोडक्शन इस बार 121 मिलियन टन है, जबकि पिछले बार ये 110 मिलियन टन था। यानी कि 10% का इंक्रीज़ चावल के प्रोडक्शन में देखने को मिला, 110 के मुकाबले 121 मिलियन टन। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रोजेक्टेड वीट प्रोडक्शन की बात की जाए तो 2020-21 में 109 मिलियन टन प्रोजेक्टेड है, एस्टिमेटेड है 109 मिलियन टन का प्रोडक्शन होगा, किसके अगेंस्ट में 108 मिलियन टन जो कि पिछले साल हुआ था। इसमें 1 मिलियन टन ज़्यादा है। इसमें अगर परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करें तो कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं है, करीब करीब 1% का इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हुई, आंकड़ों की बात हम लोगों ने की, एस्टिमेशन की बात हम लोगों ने की, और अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इतना अच्छा रिज़ल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे ये भी जानना ज़रूरी होगा, और तब हमारा डिस्कशन अपने आप में कंप्लीट माना जाएगा। तो इसके लिए तो सबसे बड़ा कारण है, चूँकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून बेस्ड है, तो लास्ट ईयर जो मॉनसून था भारत में वो काफ़ी अच्छा था। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर मॉनसून अच्छा है तो भारत में फसल अच्छी होगी। दूसरा जो कारण था कि पिछले साल हालांकि कोविड का ख़राब सिचुएशन चल रहा था, लेकिन फिर भी किसानों की तारीफ़ करनी होगी इस मामले में कि उन लोगों ने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रयास उन लोगों ने लगाया, और ख़रीफ और रबी दोनों फसलों को अच्छे एकरेज का मतलब एरिया, खेत का जो एरिया होता है, तो अच्छे एकरेज में उन लोगों ने इन फसल को बोया, जिसका रिज़ल्ट उन लोगों को अच्छा मिला। हालांकि सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग था, स्थिति बहुत ही चुनौतियों से भरी हुई थी, फिर भी ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आवर फार्मर्स, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, उन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारे किसानों को, चूँकि उनके सहयोग के बिना अच्छे और हेल्दी क्रॉप की उम्मीद नहीं की जा सकती। सो क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। साथ ही साथ हमारे केंद्र में हमारी जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं कृषि के प्रति वो भी बहुत ही फेवरेबल थी, किसानों के हक में थी, जिसकी वजह से किसानों ने बढ़ चढ़कर मेहनत की और अच्छे परिणाम हमारे सामने आए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो भी देखने को मिली, बेटर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। राज्य सरकारें भी एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उन लोगों का भी बेहतर सहयोग मिला किसानों को, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन, जो आपस में जो आपसी तालमेल होता है, वो भी उन लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया, जिसका नेट रिज़ल्ट ये हुआ कि इस क्रॉप ईयर में इंडिया के क्रॉप का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगा, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चूँकि कोरोना सिचुएशन को अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से, चाहते हुए भी वो लोग अच्छा नहीं कर पाए, बट एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बहुत ही मेजर सेक्टर है इंडियन इकॉनमी के हिसाब से, इनका जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा संबल मिलेगा, हम लोग थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। विद दिस वी एंड टुडेज़ डिस्कशन। अगले वीडियो में फिर कुछ इसी तरह के नई चीज़ों के साथ, पॉजिटिव चीज़ों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसका टारगेट हम लोग रखते हैं कि कम से कम 2000 व्यूज़ इस वीडियो को मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।